प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 की हम इस क्लास में वास्तविक संख्याओं का एक्सरसाइज 1.2 को हल करेंगे। और इसमें एक सूत्र है बहुत छोटा सा, और वो फार्मूला क्या है कि ए गुणा बी बराबर HCF गुणा LCM। यहाँ पर A इज डिनोटेड बाई पहली संख्या, यानी A जो है वो क्या है, वो पहली संख्या है, और B क्या है, B इज डिनोटेड बाई दूसरी संख्या। B इज डिनोटेड बाई क्या है, दूसरी संख्या। और ये HCF क्या है, महत्तम समापवर्तक, और LCM क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। अब इसके बाद में ये पहला सूत्र है केवल इस एक्सरसाइज में, और हम पहला सवाल हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है यदि HCF 99 व 153 बराबर 9, यानी 9 है, तब LCM 99 व 153 ज्ञात करो। हमने पिछली एक्सरसाइज हमने HCF निकाला सीखा था, हमने विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमने पिछली एक्सरसाइज में HCF निकाला था। अब इसका LCM निकालें हम तो कक्षा 8 में, और पढ़ाते हैं हम 9th में पढ़ते हैं, या तुम पढ़ के आए हो। यानी 99 व 153 के फैक्टर करो, और फैक्टर करने के बाद में जो गुणगण विधि से इसका लासा निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इसको निकालेंगे। अब A बराबर कितनी है सवाल में, A बराबर है 99, और B बराबर कितनी है सवाल में, 153 है, और HCF बराबर क्या है, HCF बराबर 9। यानी ये क्या चीज़ है हमको, यानी ये चीज़ हमको गिवन दैट दिया है कि A बराबर 99 और B बराबर 153 और HCF बराबर 9 है। तब LCM बराबर, यानी देन तब वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। अब A की वैल्यू कितनी है, 99, और ये कितना है, 153। HCF कितना दे रखा है, 9, गुणा LCM को क्या ज्ञात करना है। अब 9 से काटो, ये 9 से इसको काटोगे, 9 एकम 9, बचे कितने, 6, और 9 सत्ते 63। अब इसका गुणा करो, 99 गुणा 17 बराबर LCM। 99 गुणा 17 बराबर LCM। अब इसका तुम जो है 99 गुणा 17 इसका गुणा करके लिख लेना, वही क्या होता है, इसका LCM है। अब अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब प्रश्न संख्या 2 है कि दो संख्याओं का HCF 16 तथा गुणनफल 30-72 है, तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। वही अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है कि यानी गिवन दैट दिया है कि क्या चीज दी है हमें, यानी HCF बराबर दिया है 16, और दो संख्याओं का गुणनफल यानी A गुणा B बराबर कितना दिया है, 30-72। A गुणा B, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है कि 30-72 है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है,
एलसीएम ज्ञात करना है, तब देन वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, वही फार्मूला ए गुणा बी बराबर एच सी एफ गुणा एल सी एम। ए गुणा बी की वैल्यू कितनी है 3072 और एच सी एफ इसका कितना है 16 गुणा एल सी एम। अब इसका एलसीएम निकालें तो जो संख्या बराबर से गुणा में होती है तो वो किस में जाती है, भाग में, यानी 3072/16 बराबर एलसीएम। अब इसको काटो, 16 से काटोगे इसको तो 8 से काट लो पहले, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 8 तिया 24 बचे कितने 6 और हो गए 67 और 8 8 64 और बचे 3 और 8 चौक 32। अब इसको 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 अट्ठे यानी 2 एकम 2 बचा 1, 2 निम 18 और 2 दूनी 4, यानी एलसीएम बराबर 192 192। एलसीएम बराबर कितना हो गया इसका 192। यही क्या हो गया इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 3, अब प्रश्न संख्या 3 देखो, प्रश्न 3 में क्या दे रखा है उसने, बिल्कुल इक्वल एक जैसे सवाल है लेकिन मैं आपको हल कर रहा हूं, बिल्कुल टोटल हल करके दे रहा हूं मैं। और इसका तीसरा सवाल है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात। प्रश्न संख्या 3 यानी प्रश्न संख्या 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रश्न संख्या 3 में ये कह रहा है संख्या 144 में, संख्या 144 में के अभाज्य गुणनखंड में, के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात ज्ञात कीजिए। 2 की घात ज्ञात करो, 2 की घात ज्ञात करो। अब इसका हम सॉल्यूशन करें, सॉल्व करें तो सॉल्व करें हम इसको तो 144 के क्या कर लें हम फैक्टर कर लें और 2 से काटें तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से काटो 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटो तो ये क्या बार गया 18 बार, फिर 2 से 2 निम 18, फिर 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। इसका मतलब ये हुआ कि 144 बराबर कितनी है इसके अभाज्य फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 4 है 2 के और 3 गुणा 3। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं लिख दूं कि 2 की पावर 4 और गुणा 3 की पावर 2। अरे भाई एक ही आधार पर, घातांक का नियम है, एक ही आधार पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो अब यहां पर कितनी घात है 1 घात, अब एक एक घात को जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी 4 घात। अब इसमें 2 की घात पूछिए तो 2 की घात बराबर कितनी होगी 2 की घात बराबर, 2 की घात बराबर कितनी हो गई 4, 2 की घात बराबर कितनी हो गई 4। यही। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 है संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग ज्ञात कीजिए। घातों का योग ज्ञात करो, घातों का योग ज्ञात करो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम 196 के क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं फैक्टर, 196 को काटो 2 से, 2 निम 18
और 2 8 16, फिर काटो 2 से, 2 चौक 8 और 2 निम 18, फिर काटो 7 से, फिर काटो 7 से, 7 7 49 और 7 एकम 7। इसका मतलब ये हुआ कि 196 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 2 गुणा और 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब इसकी हम घातों के रूप में लिखें तो 2 की पावर 2 गुणा और 7 की पावर 2। इसने हमसे प्रश्न में पूछा है कि इनकी घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो घातों का योग मतलब है कि घातों का योग बराबर, घातों का योग कितनी है, घात कितनी है हमारे पास, 2 की पावर 2 है और 7 की पावर 2 है। तो इसका मतलब 2 + 2 बराबर कितना हो गया, 2 + 2 बराबर 4, यानी इसका आंसर कितना हो गया 4। प्रश्न संख्या 5 है, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह निम्नतम संख्या ज्ञात करो जो 1 व 10, जो 1 व 10 तथा इनके बीच की संख्या से विभाजित हो। प्रिय छात्रों, मैंने आपको जब ये एक्सरसाइज शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी प्रश्न में निम्नतम या कम से कम संख्या पूछी जाए तो उसमें हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, और अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, उसके लिए निकालते हैं हम एचसीएफ। और दूसरी बात है, दूसरे हम तरफ चलें तो 1 व 10 यानी 1 और 10, इसने प्रश्न ये कह रहा है कि 1 और 10 यानी समझना इसको, 1 और 10 और इसके बीच में कौन सी संख्या है, यानी 1 व 10 तथा इनके बीच की संख्या से विभाजित हो। तो इनके बीच में कौन सी संख्या होंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9, यही संख्या होंगी इनके बीच में विभाजित। यानी कितनी संख्या होंगी, ये होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनसे विभाजित होने वाली संख्या यानी लासा की परिभाषा है, एलसीएम की परिभाषा है कि वह संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो तो वह संख्या क्या कहलाती है, उन संख्याओं की एलसीएम कहलाती है। तो परिभाषा के अनुसार भी हम इस सवाल में क्या निकालना होगा, हमें एलसीएम। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 1 के फैक्टर कर लें, तो 1 गुणा 1 और 2 के फैक्टर करेंगे 2 1 और 3 के करोगे 3 एकम 3 और 4 के 2 दूनी 4 और 5 के फैक्टर हो गए 5 एकम 5 और 6 के फैक्टर हो गए 2 तिया 6 और 7 के फैक्टर हो गए 7 एकम 7 और 8 के फैक्टर हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8 और फिर 9 के फैक्टर हो गए, यानी 9 के फैक्टर हो गए 3 तिया 9 और 10 के फैक्टर हो गए 2 पंजे 10। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, 1 का कितनी बार आया है, अधिकतम मैक्सिमम इनमें सब में, यानी 1 बार अधिक बार आया है 1, और 2 कितनी बार आया है, 2 का देखो 2 सब में, यहाँ 2 बार है और यहाँ कितना है 3 बार, तो इसको 3 बार लिखो, सबसे अधिक बार लिखते हैं जो भी अंक आया हो। और 3 का कितनी बार आया है, 3 का अधिकतम आया है 3 बार, 3 का अधिकतम कितनी बार आया है 3 बार, 2 बार। और फिर उसके बाद 4 का इसमें है नहीं, 5 का अधिकतम कितना है, 5 का अधिकतम है 1 बार, 5 का अधिकतम 1 बार। 6 है नहीं, 7 का कितनी बार है 1 बार। अब इसका गुणा करो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कहां तक हो गया, यहां तक 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और 5 तिया 15 सत्ते 105। अब 105 में यानी 105 में 24 का हम गुणा करें तो 4 पंजे 20 और 2 और 4 एकम 4 और 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 0 2 और 5 यानी 2520, यानी 2520
20, इसका एलसीएम कितना आ गया 2520, यानी इसीलिए निम्नतम संख्या बराबर कितनी हो गई 2520, यही क्या इसका आंसर है। अब प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 6 में प्रश्न संख्या 6 है, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 तथा 2 की पावर 4 गुणा 5 गुणा 7 का एलसीएम ज्ञात करो। अब मैंने इससे पहले प्रश्न जो हल किया था, एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेते हैं, क्या लेते हैं सबसे बड़ी घात, और 2 की सबसे बड़ी घात, यानी एलसीएम बराबर 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है 4, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है 4, फिर उसके बाद 3 एक बार आया है, फिर कितनी बार आया है 5 एक बार और 7 एक बार। तो अब इसका मतलब ये हो गया, यानी 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48 और गुणा 7 पंजे 35। अब 48 का 35 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अट्ठे 40, यहाँ से लग गए 4 और 5 चौक 20 और 4 24 और 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12 और 2 14, 4 8 6, यानी 1680 बराबर ये हो गया 1680। इसका एलसीएम कितना हो गया 1680, इसका ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है प्रश्न संख्या 7 में लघु उत्तरीय प्रश्न है, और लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन संख्या 8 है। क्वेश्चन संख्या 8 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 27 तथा एलसीएम 162 है। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, दो संख्याओं का एचसीएफ 27 तथा एलसीएम 162 है, जिनमें एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। जब मैंने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया तो मैंने इसमें एक सूत्र बताया था, और वो सूत्र क्या था, वो हमारे पास एक हथियार था इस पूरी प्रश्नावली का, और वो हथियार था कौन सा था, हाँ वी नो दैट, या फिर हमको दिया क्या है, यानी गिवन दैट दिया है कि एचसीएफ कितना दिया है इन दो संख्याओं का, एचसीएफ बराबर 27 और एलसीएम बराबर कितना दिया है 162, और एक संख्या मान लो ए है और वो 54 है, और हमको क्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देन तब हम क्या करें, तब वही हथियार है हमारे पास, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, पहले मैंने सूत्र बताया था ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। क्या होता है, ए गुणा यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा गुणा लासा। अब इसमें पहली संख्या कितनी है 54, और दूसरी हमें क्या करनी है, निकालनी है। एचसीएफ कितना है 27 और गुणा 162। अब बी बराबर 27 गुणा 162 बटे 54, और 27 से इसे काटोगे तो 27 दूनी 54, और 2 से इसे काटोगे 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, यानी बी बराबर कितना हो गया 81।
यानी दूसरी संख्या बराबर कितनी आ गई हमारे पास 81। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 की तरफ। दो HCF 23 व LCM 1449 है। 1449 है। यदि एक संख्या 161 है, यदि एक संख्या कितनी दे रखी है इसकी 161 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। वही एक अस्त्र है हमारे पास, जो कौन सा है, यानी उसी सूत्र को जो मैंने इस एक्सरसाइज के पहले स्टार्टिंग में बताया था, इसको जब हम हल करते हैं तो दिया है, यानी गिवन दैट दिया है कि क्या दिया है, HCF बराबर 23 और LCM बराबर 1449, और एक संख्या मान ली मैंने A है और वो कितनी है 161 है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, V ज्ञात करनी है। देन तब वही वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, यानी A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। A की वैल्यू कितनी है 161 और B की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है, B की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। और HCF कितना दे रखा है 23 और गुणा LCM कितना दे रखा है 1449। जब संख्या ये हमें B की वैल्यू ज्ञात करनी है और ये संख्या इधर गुणा में है तो दूसरे पक्ष में जाएगी, तो किस में जाएगी, भाग में। तो 1449 बटे 161। अब हम इसे काटें तो 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, यानी इसको काटो 23 से कै बार कटेगी 7 बार। अब 7 से काटो इसे संख्या को, 7 दूनी 14, न जाने की 0 और 7 7 49, यानी B बराबर संख्या आ गई 200। B बराबर कितनी आ गई संख्या 207। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 में बहुत अच्छा सवाल है और लगभग बोर्ड के पेपर में आता भी है इस तरह का सवाल। एक वो आपसे सिद्ध करवाएगा कि √3 एक परमेय संख्या है, या √2 एक परमेय संख्या है, या फिर तुमसे कहेगा 3 + √2 सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरमेय संख्या है। अब हमें ये प्रश्न संख्या 9 है, यानी प्रश्न संख्या 9 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो प्रिय छात्रों, एक चीज ध्यान में रखना है, हमें इसका विरोधाभास सिद्ध कर लें। यदि हम इसका उल्टा सिद्ध कर लें कि √3 एक परमेय संख्या है, तो हम निसंदेह, यानी हम कहते हैं कि ये √3 एक परमेय संख्या नहीं है, तो हम कह सकते हैं उसके विरोध में कि √3 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। तो हम मैं माना के √3 एक कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है, मैंने मान लिया, और परमेय संख्या है। देन तब जब ये परमेय संख्या है तो √3 बराबर क्या होगा, √3 बराबर P/Q, जहां P व Q कैसे अभाज्य पूर्णांक हैं। P व Q कैसे पूर्णांक हैं, अभाज्य पूर्णांक हैं। और यदि ये अभाज्य पूर्णांक हैं तो इनका यदि जो सार्वनिष्ठ गुणनखंड होगा, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, या तो 1 होगा, या फिर P और Q का HCF कितना होगा, या फिर P और Q का HCF 1 होगा। यदि ऐसी कंडीशन नहीं आती है तो हम निसंदेह कह सकते हैं
कि यह संख्या एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमने इसको √3 को p/q माना है तो अब इसका q का गुणा इधर करो, यानी p बराबर √3q। अब हम क्या करें, स्क्वेयरिंग ऑफ द बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑफ द बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का हम क्या कर दें, वर्ग कर दें। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, p² बराबर √3 का वर्ग कितना करेंगे, 3, और ये कितना हो गया, √3 का वर्ग करने पर 3, और q का वर्ग करेंगे तो q²। अब इससे ये सिद्ध होता है, अब यहां गौर करो कि जो है p² में मैं 3 का भाग दूं, इसको समझो। यदि इसको p²/3 लिख दें हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखो यहां पर, इसीलिए p² 3 से विभाज्य है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है भाई, 3 का भाग देंगे तो इसका मतलब ये है कट रहा है। और यदि p² 3 से विभाज्य है तो देन तब p भी 3 से विभाजित होगा, यानी p भी होगा विभाजित होगा। अब ये इसका मतलब ये हुआ, यहां पर p के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 3 आ गया, क्योंकि p है का कितने से कट रहा है, यानी 3 से विभाजित हो रहा है हर हाल में, एक नहीं आया है। अब q की कंडीशन देखते हैं। यदि मान लें, माना के अगले स्टेप में माना के p बराबर 2r मान लूं मैं, p बराबर कितना मान लूं मैं, 2r। अब p बराबर 2r माने तो यहां पर इसकी वैल्यू रखो, यानी p की वैल्यू कितनी है, 2r, और ये कितनी हो जाएगी, 2r का होल वर्ग बराबर 3q²। अब ये कितना हो गया, ओ कितनी 2r क्यों 3r, क्या माने हम 3r। अब यहां कितना माने 3r, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी r² बराबर और 3q²। इससे इसको डिवाइड करें 3, यानी q² बराबर कितना हो गया, 3r²। 3r²। इसका मतलब ये हुआ कि q जो है, इसीलिए q² कितने से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, और q भी 3 से विभाजित होगा, q भी 3 से विभाजित होगा। अब q के भी फैक्टर कितने आ गए, यानी अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 3 आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि p व q के अभाज्य गुणनखंड p व q के अभाज्य गुणनखंड 3 हैं। जबकि यहां लिखो, जबकि परमेय संख्या होने के लिए, जबकि परमेय संख्या होने के लिए अभाज्य गुणनखंड एक होना चाहिए, जो कि क्या है, जो कि विरोधाभासी है, यानी विरोधाभासी है, यानी ये बात सही नहीं है। अब इसीलिए हम निसंदेह कह सकते हैं, इसीलिए √3 एक कैसी संख्या है, जब ये परमेय संख्या नहीं है तो फिर √3 कैसी संख्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब प्रश्न संख्या, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। नंबर 10 ये कह रहा है, संख्या 20570 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। संख्या 20570 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से करवा रहा है तो इसको काटो, यानी 20500
70 और 20 5 70 को कै बार 2 से 2 एकम 2 न जाने की 0 2 दूनी 4 बचे कितने 1 और 2 8 16 और 2 पंजे 10 फिर काटो इसे 5 से 5 दूनी 10 न जाने की 0 पचम 25 25 और 3 28 5 सत्ते 35 फिर इसे काटो 11 से फिर इसे कैसे काटो 11 से 11 एकम 11 और बचे कितने 11 9 20 95 हो गए और 11 मट्ठे 88 हो गए और बचे कितने 5 और 2 7 यानी 11 सत्ते 77 फिर काटो 11 से 11 एकम 11 बचे कितने 7 और 11 सत्ते 77 फिर काटो 17 से यानी 20 570 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 20 570 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 ही है 2 कितना है 1 ही बार है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणा 11 की पावर 2 गुणा 17 यही क्या है इसका आंसर, यही इसका क्या है आंसर। अब हमें प्रश्न संख्या 11 है और जिसकी आकृति दी है और उसको हमें हल करना है और बहुत अच्छा सवाल है कुछ नहीं उसमें केवल और केवल आपको समझना है। प्रश्न संख्या 11 में नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। यानी नीचे दी गई आकृति में x, y, z के मान ज्ञात करो। आकृति क्या दे रखी है प्रिय छात्रों, आकृति आपके गणित में दे रखी है, प्रश्नावली में दे रखी है और हम इसको अब क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो आकृति दे रखी है, सबसे पहले x दी है x और ये भी क्या है बॉक्स में, और इस बॉक्स को यानी इसका मतलब ये है कि इसको जो है 2 भागों में डिवाइड किया और यहां पर है 14, यहां पर कितनी संख्या है 14 और इसको दूसरी तरफ डिवाइड किया तो यहां पर है y, यहां पर कितना है y। अब इसको 2 जगह डिवाइड किया है, इसको 2 जगह डिवाइड करने पर z और 7 है। एक बॉक्स में कितना है, एक बॉक्स में है z और दूसरे बॉक्स में है 7। अब इसको भी 2 जगह डिवाइड किया है, इसमें एक है 3 और एक है 5। कितना है 3 और 5, कितना है इसमें 3 और 5। अब हम इस प्रश्न को समझते हैं। इसको वैसे 9th और 8 में इसको क्या कहते हैं वृक्ष विधि कहते हैं। क्या कहते हैं वृक्ष विधि कहते हैं। और इसका मतलब यह है कि x के 2 ऐसे गुणनखंड हैं जो कौन से 14 और y जो बराबर किसके हैं x के, जो बराबर किसके x के। यानी अब यहां लिखो कि x बराबर 14 गुणा y। अब इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। अब दूसरे में ये 14 जो है यानी 14 बराबर ये कितनी हो गई z गुणा 7। अब इसको डाल दो समीकरण नंबर 2 और y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गई 3 गुणा 5 = 15। इसका मतलब ये हो गया y बराबर एक आंसर तो ये आ गया। और इस y की वैल्यू कहां रखते हैं हम समीकरण नंबर 1 में। तो अब समीकरण नंबर 1 में y की वैल्यू रखो, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहां रखो जी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 15 इन इक्वेशन फर्स्ट में। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन है x बराबर 14 गुणा y। क्या है 14 गुणा y। अब x बराबर 14 गुणा 15 और x बराबर 15 चौका 60 6 और 15 एकम 15 और 6
21, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 210, x की वैल्यू कितनी आ गई 210। अब फ्रॉम क्या ले लें हम, सेकंड, यानी जो दूसरा समीकरण दे रखा है यानी फ्रॉम सेकंड। अब सेकंड में क्या दे रखा है, यानी 14 बराबर z गुणा 7। अब z की जगह पर मैं यदि 7 में 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 14 आता है, यानी 14 बराबर 2 गुणा 7। इसका मतलब ये हुआ कि z बराबर कितनी आ गई हमारी 2। यही इस प्रश्न का क्या है, हल है। और उसके बाद में कल हम नेक्स्ट क्लास में प्रश्न संख्या 12, 13 और 14 तीन प्रश्नों को हल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही है।